इस क्वेश्चन में दिया है टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ चार्ज 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and mass of 100 gram are suspended from a common point by two insulating strings, each 50 centimeter long. The balls are held at a separation of 5 centimeter apart and then released. Find in part A, इसमें पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास क्या है, दो चार्ज बॉल है जो कि कॉमन पॉइंट से यहाँ से सस्पेंडेड है। ये एक चार्ज हो गया, दूसरा ये चार्ज हो गया क्यू क्यू। तो इसके चलते इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एफ ई, और इसका वेट एम जी नीचे की तरफ एम जी। तो बेसिकली हमें फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ ई इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, सेम चार्ज है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 divided by 5 centimeter means 5 into 10 to the power -2 whole square। एंड आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू आएगा ये 0.144 न्यूटन आ जाएगा इसका वैल्यू। तो 0.144 न्यूटन। अब पार्ट बी में ये पूछ रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग द परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ठीक, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है मेरा और इस पे एक टेंशन टी लगेगा। ठीक है, ये एम जी और एम जी नीचे की तरफ एफ ई टूवर्ड्स राइट। तो ये तीन फोर्स लग रहे हैं। नाउ दे मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो अलोंग ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। सो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है अलोंग द स्ट्रिंग, तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये एडजस्टेबल फोर्स होता है। स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होता है एडजस्टेबल टेंशन होता है। तो इसका जो भी कंपोनेंट, इन दोनों का जो भी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग आएगा वो टी उसको बैलेंस कर देगा। सो अलोंग द स्ट्रिंग एफ अलोंग ये हो जाएगा 0, बिकॉज टी उसको बैलेंस कर दे रहा है। नाउ परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बिकॉज टी जो है टी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो 0 होगा। तो इन दोनों फोर्सेस का कंपोनेंट अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो एफ ई साइन थीटा, एफ ई साइन थीटा माइनस, ये अलग डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस एम जी कोसाइन थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा और कोसाइन थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर इधर मैंने डाल दिया, तो कोसाइन थीटा जो है दैट विल बी, दिस इज टोटल 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज गोइंग टू बी 2.5, एंड दिस लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, एंड दिस होल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। तो ये हाफ जो है 2.5 हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 50। सो दिस इज 0.05, और साइन थीटा जो है वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05 स्क्वायर अंडर रूट एंड इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0.999। ये साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। एफ ई इज 0.144 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.999 माइनस एम इज 0.1 kg इंटू 9.8 जी इज 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 0.095 Newton. So this is the answer for part B. F along is 0 and F perpendicular is 0.095 Newton. पार्ट सी में पूछ रहा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग जैसा कि हमने डिस्कस किया कि टेंशन इक्वल हो जाएगा किसके, इन दोनों के अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। सो टी पार्ट सी में पूछ रहा है टी दैट विल बी इक्वल टू एफ ई कॉस थीटा एफ ई कोसाइन थीटा एंड प्लस एम जी साइन थीटा। एम जी का अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 0.144 multiplied by 0.05 plus 0.1 into g is 9.8 into sine theta is 0.999. After calculation this comes out to be 0.986 Newton. तो ये आंसर हो जाएगा पार्ट सी का। Now finally in part D it is asking the acceleration of one of the balls. एक्सेलरेशन फाइंड करना है किसी भी एक बॉल का। बेसिकली दोनों सिमेट्रिकल है तो सेम कैलकुलेशंस जो भी हमने यहाँ पे किया वो इस पे भी करते तो सेम का रिजल्ट आता और एक्सेलरेशन का भी सेम रिजल्ट आएगा। तो डी में हमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है ए, सो दैट विल बी एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसलिए क्योंकि दिस इज द फोर्स विच इज अनबैलेंस्ड, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग का कंपोनेंट है वो बैलेंस हो चुका है। ओनली नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल टू द स्ट्रिंग कंपोनेंट इज नॉट बैलेंस्ड। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा बेसिकली एफ नॉर्मल हो जाएगा डिवाइड बाय एम। तो एफ नॉर्मल जो है वो 0.095 है डिवाइडेड बाय मास दैट इज 0.1 kg। तो ये हो जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट डी। इस क्वेश्चन में दिवाइड टू पार्टिकल्स ए एंड बी having charges q and 2q separate respectively are placed on a smooth table with the separation d. A third particle c is to be clamped on the table in such a way that particles a and b remains at rest on the table under electrical forces. Electrical forces के चलते stationary रहेगा, rest पे रहेगा. What should be the charge? What should be the charge on C and where should it be placed? ये दो चीज हमें फाइंड करना है, magnitude of the charge and the position of the charge, third charge. तो मान लेते हैं कि ये दो चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है मेरे पास, पॉइंट ए, पॉइंट पार्टिकल b, और यहाँ पे q चार्ज है, यहाँ पे 2q चार्ज है। दिस इज लाइन कनेक्टिंग। इसको एक्सटेंड कर देते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो पहले डिसाइड करते हैं कि ये जो थर्ड चार्ज होगा वो सेम नेचर का चार्ज होगा या अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। तो मान लेते हैं कि जो थर्ड चार्ज है वो सेम नेचर का चार्ज है और मैंने उसको यहाँ पे प्लेस किया। तो सेम नेचर के चार्ज के चलते इस पे टुवर्ड्स राइट फोर्स लगेगा और इसके चलते टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। तो ये बैलेंस हो सकता है। और इस पे दोनों ही के चलते टुवर्ड्स राइट फोर्स लगेगा तो ये बैलेंस नहीं हो सकता। तो ये हम यहाँ पे सेम नेचर के चार्ज को नहीं रख सकते। उसी तरह से राइट साइड में भी नहीं रख सकते क्योंकि ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अगर सेंटर पर बीच में कहीं पे रखे तो क्या होगा कि इस पे दोनों पे ही सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, थर्ड चार्ज के चलते और ये दो इस चार्ज के चलते दोनों पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो बीच में भी कहीं नहीं रख सकते। तो बेसिकली हम लोग
सेम नेचर के चार्ज को यूज नहीं कर सकते। तो सी जो होगा वो अपोजिट नेचर का ही चार्ज हो सकता है। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो मान लेते हैं कि अपोजिट नेचर के चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा है लेफ्ट साइड में, तो इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और इसके चलते रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा। तो सेम डायरेक्शन में चार्ज फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मतलब फिर से बैलेंस नहीं हो सकता। उसी तरह इधर भी नहीं रख सकते। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि बीच में कहीं पे रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज को मैंने यहाँ पे बीच में रखा और इसका मैग्नीट्यूड क्यू है। तो अब देखते हैं कि जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इस पे इसके चलते और इसके चलते क्या क्या लग रहे हैं। तो के क्यू इंटू क्यू, और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्यू के चलते जो चार्ज फोर्स लगेगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसके चलते, और इसके चलते जो फोर्स लगेगा रिपल्सन का, दैट शुड बी सेम। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। तो के क्यू इंटू टू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग के क्यू कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू टू क्यू बाय डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया मेरा। अब इस चार्ज पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस करते हैं। तो इस चार्ज पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ये दोनों के चलते, फर्स्ट इसके चलते देख लेते हैं, क्यू के चलते। तो के इंटू टू क्यू डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जो इसके चलते फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो के इंटू टू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो ये हो गया। यहाँ से हम लोग ले सकते हैं के इंटू टू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्यू इक्वल टू के इंटू टू क्यू कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा टू, सॉरी, ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू डी माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब दोनों क्यू इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। सो 1 एंड 2 इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू डी माइनस एक्स स्क्वायर। तो q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस टू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर x का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू डी और प्लस माइनस 4d² प्लस 4d² अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा बेसिकली √2 -1 इंटू डी। जो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको हम लोग निगेट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। x का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू है उसको निगेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू। और देयरफॉर q का जो वैल्यू आ जाएगा, हमने अगर यहाँ पे
किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर डी का वैल्यू रख दिया, एक्स का वैल्यू रख दिया, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू 2q by d square into x square, that is root 2 minus 1, root 2 minus 1 square. So this is the value of q and this is the value of x. तो दोनों इस क्वेश्चन में दिया है टू पार्टिकल्स ए एंड बी each carrying a charge q are held fixed with a separation d between them. A particle c having mass m and charge q is kept at a middle point of line AB. If it is displaced through a distance x perpendicular to AB, what should be the electric force experienced by it? तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है इन पार्ट ए. What should be the electric force experienced by assuming x less than d, so that this force is proportional to x. Under what conditions the particle C executes simple harmonic motion? Simple harmonic motion का condition क्या है? If it is released after such a small displacement, find the time period of the oscillation. Time period को find करना है. तो सेटअप ये है कि दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं A and B. So this is A and this is B, and both the charges are Q each. और ये ए बी लाइन है. यहाँ पे सेंटर पे एक थर्ड चार्ज रखा हुआ है विच इज़ Q. अब इसको अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया बाय अ डिस्टेंस x, तो ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा Q, और इस पे जो फोर्सेस लगेंगे ड्यू टू दिस इस डायरेक्शन में और ड्यू टू दिस चार्ज इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस डायरेक्शन में. सो एफ आर, लेट्स से दिस इज एफ आर, दिस इज एफ, दिस इज एफ. सो एफ आर इज बेसिकली इक्वल टू 2f sin थीटा, where theta is basically this angle. तो यहाँ पे ये दोनों एंगल थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा. सो 2f sin थीटा, और इसको अगर वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो 2 इंटू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज d by 2, दिस इज d by 2. सो यहाँ से जो ये डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज d by 2 cos थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा. सो therefore FR will be equal to 8kq divided by d square into sin theta and cos square theta, sin theta into cos square theta. So sin theta का जो वैल्यू है sin theta into cos square theta, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रख सकते हैं sin theta का 8kq divided by d square into sin theta is basically x divided by d स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 की पावर 3 by 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ आर. नाउ दिस वाज पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम. Now in part B ये पूछ रहा है part B में assuming x is less than d, so that this force is proportional to x. अगर यहाँ पे x जो है this is much smaller, तो ये क्या हो जाएगा if x is much smaller than d, then sin theta, then basically we can say theta is very small,
therefore sin theta is almost equal to theta which is equal to, यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो दैट इज x divided by hypotenuse or this will be same, so this is 2x by d and cosine theta is almost equal to 1, therefore fr जो यहाँ पे है ये आ जाएगा 8k q divided by d square into sin theta is 2x by d and cos theta is 1, so cos theta is 1, so this is going to be 8 into 216k q divided by dq into x। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं एफ आर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्योंकि ये जो टर्म है दिस इज कांस्टेंट, तो ये देयरफॉर एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। नाउ इन पार्ट सी अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन क्या है? सो फॉर एस एच एम this FR should be restoring force। इसका मतलब हुआ कि ये जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहना चाहिए। यहाँ पे पार्टिकल पहले था उससे हमने डिस्प्लेस किया इधर, तो ये पार्टिकल को वापस इधर आना चाहिए, मतलब ये जो फोर्स है बेसिकली इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए। तो नीचे की तरफ होने के लिए क्या होगा, ये चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए। सो Q एंड Q शुड बी ऑफ अपोजिट नेचर फोर्स, देयरफॉर मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, Q एंड Q शुड बी ऑफ अपोजिट नेचर। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज एक है दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द condition, and also x must be less than d, much smaller than d। so ये दो conditions हैं for SHM। now time period t, उस टाइम पीरियड t निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स दैट इज रिप्लेस्ड बाय ma, so therefore a इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 16k q डिवाइडेड बाय m इंटू डी क्यू, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा इंटू x। सो ये जो टर्म है दिस इज ओमेगा स्क्वायर एंड देयरफॉर टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, दैट मीन्स m डी क्यू डिवाइडेड बाय 16k q under root। so this is the value of time period, and this can also be written as m pi q epsilon naught dq divided by q under root। तो ये टाइम पीरियड का फाइनल वैल्यू आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव चार्ज q is placed in front of a conducting solid cube at a distance d from its center। Find the electric field at the center of the cube due to the charges appearing on its surface। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ये सॉलिड मेटल क्यूब है और इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है O, और यहाँ से d डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में d डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो ये जो चार्ज है इसके चलते बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे चार्ज कुछ इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो हमें पूछा गया है कि ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर पे फाइंड करना है ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस, चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेस। ये जो चार्जेस है उसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये चार्ज के चलते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेटेलिक ब्लॉक के अंदर ये सेंटर पे है। तो हम जानते हैं कि इनसाइड अ मेटल ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यहाँ पे ई जो होता है
इक्वल टू 0 होता है, राइट. देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो यहाँ पे दो चार्जेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. एक तो ये चार्ज, दूसरा ये इंड्यूस्ड चार्ज, मतलब इसके सरफेस पे जो चार्ज है उसके चलते. तो हम लिख सकते हैं कि ई सरफेस चार्ज के चलते प्लस ई क्यू के चलते, ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन है एट द सेंटर, दैट इज इक्वल टू 0. So therefore E due to the surface charge is equal to negative of E Q. Q के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएगा. सो दिस इज माइनस के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई डी स्क्वायर, एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन. तो ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर विथ ए नेगेटिव साइन. मतलब ये q से अवे पॉइंट करेगा. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू सरफेस चार्ज, ये इधर लेफ्ट साइड पॉइंट करेगा, एंड दिस इज अ मैग्नीट्यूड. इस क्वेश्चन में दिया है अ ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग अ चार्ज q, मास m, a charge q, is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstressed spring of spring constant k, as shown in figure. Horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting SHM of the block. तो इनिशियली देर वॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रिलैक्स्ड पोजीशन, स्प्रिंग जो है रिलैक्स्ड पोजीशन पे था, मतलब दिस वाज द मीन पोजीशन. दिस वाज द मीन पोजीशन. अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया गया विथ चार्ज क्यू ऑन द ब्लॉक, तो इस पे एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, दैट इज क्यू इंटू ई. अब ये जो फोर्स लग रहा है तो इसके बाद क्या होगा कि इसका मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा. इसका मीन पोजीशन कुछ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा. मान लेते हैं कि ये एक्स से शिफ्ट कर गया है मीन पोजीशन. So we know that kx, spring constant multiplied by x, will be equal to q into E, the electric force. So therefore x will be equal to q into E divided by spring constant k. तो ये नया मीन पोजीशन है. सो बेसिकली कहने का मतलब ये कि दिस इज द न्यू मीन पोजीशन और द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम हियर. So this particle will accelerate from here to here. ये इस तरह से यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट करेगा, फिर उसके बाद आगे ओवरशूट करेगा, फिर वापस इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू करेगा SHM में. सो दिस विल अराउंड अबाउट दिस मीन पोजीशन. तो ये जो x है बेसिकली दिस विल बिकम द एम्पलीट्यूड. सो द एम्पलीट्यूड A will be equal to x will be equal to q E divided by k. यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा. इस क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट्स along the x axis in space. Calculate the potential difference VB minus VA where the points A and B are given by. So अलग अलग पेयर ऑफ पॉइंट्स है. इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VB माइनस VA. सो मान लेते हैं कि दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस. तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पॉइंट A इक्वल टू 0 0 दिया हुआ है. सो दिस इज A एंड B इज 4 2. सो 4 2 मान लेते हैं कि ये पॉइंट है 4 2. दिस इज पॉइंट B. सो 4 2. तो यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेंगे, सो पार्ट ए में क्या दिया हुआ है, हमें पोटेंशियल निकालना है VB माइनस VA. तो VB माइनस VA VA will be equal to माइनस E डॉट S. तो E जो है दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम अलोंग x एक्सिस.
ये हो जाएगा -20i डॉट एस. एस इज 4i प्लस 2j, 4i प्लस 2j. तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा -80 इक्वल टू -80 वोल्ट. Similarly, for part B, it is taken from 4 meter to 4 meter 2 meter to 6 meter 5 meter. So ये 4 2 है और 6 5 तक में जाना है. तो 6 एंड 5 मान लेते हैं कि ये पॉइंट है. तो सेकंड पार्ट में हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना है. दिस इज A and this is B. A is 4 2 and B is 6 5 in part 2. So यहाँ पे VB minus VA निकालेंगे तो that will be again -20i dot, ये जो डिस्प्लेसमेंट है that is 6 minus 4 that is 2i plus 5 minus 3 that is 3j. So इसका जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा i dot i equal to 1 that is -40 और i dot j equal to 0. So -40 वोल्ट आ जाएगा ये सेकंड पार्ट में आंसर. फर्स्ट पार्ट में -80 वोल्ट. पार्ट सी में पार्टिकल जो है उसको 0 से लेकर 6 5 तक, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. तो ये थर्ड पार्ट में, पार्ट 3 में दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक जाना है, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट. तो ये मेरा ए और ये बी है विच इज 6 5. तो इस केस में वी बी माइनस बी ए विल बी इक्वल टू -20i. दिस इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट 6 minus 0 that is 6i प्लस 5j. सो ये हो जाएगा -120 वोल्ट. अब यहाँ पे पूछता है डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर्स ऑफ पार्ट ए बी सी. तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ से यहाँ गए, सेकंड पार्ट में यहाँ से यहाँ गए, और थर्ड पार्ट में डायरेक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस पार्ट ए और पार्ट बी में आया, पार्ट सी में समेशन ऑफ दैट. सो -120 इज इक्वल टू -80 -40. तो इन दोनों का एडिशन जो है दैट इज आंसर फॉर पार्ट सी. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू I AX exists in the space where A equal to 10 volt per meter square. Take the potential at 10 meter 20 meter to be 0. Find the potential at the origin. हमें origin पे potential find करना है. तो मान लेते हैं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एंड y. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में दिया हुआ है E इज इक्वल टू, ए का वैल्यू 10 है तो दिस विल बी 10xi. So this is along x axis. नाउ मेरे पास एक पॉइंट है 10 मीटर 20 मीटर. इस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है 0. तो हमें बेसिकली ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है. तो अगर हम इस पॉइंट से ट्रैवल करें टुवर्ड्स ओरिजिन, टू द ओरिजिन, तो and the electric field is given in this direction. तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है. अगर कांस्टेंट रहता तो हम सीधे डॉट प्रोडक्ट लेते थे डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा ऑफ डिस्प्लेसमेंट. लेट अस से दिस इज DL. सो यहाँ पे ये y के डायरेक्शन में और x के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ले लेंगे. ये dy हो जाएगा और ये dx हो जाएगा. तो DL can be written as dx I plus dyj. And for this movement, from this point to this point,
we have a potential difference, say dV. So that dV will be equal to minus of dl dot E. dl dot E. So this is going to be dxi plus dyj dot 10xi. So this is going to be minus 10x dx. I dot I is 1 and the j dot I is 0. So the second part is 0. So only the first part will remain there. और अब यहाँ से यहाँ तक अगर जब ट्रैवल करेंगे दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, एंड दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ -10, ये आउटसाइड जाएगा दिस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 10 मीटर टू 0 मीटर, एक्स वेरीज फ्रॉम 10 to 0, सो 10 to 0, तो ये हो जाएगा -10x² डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 10 to 0, तो ये बेसिकली हो जाएगा 500 वोल्ट। और डेल्टा वी क्या है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बेसिकली वी एट origin minus v at this point, that is 0. So therefore v of origin will be equal to 500 volt. So this is the final answer. इस क्वेश्चन में दिया हुआ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस is Vxyz equal to A into xy plus yz plus zx. Write the dimensional formula of A. तो पहले हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फाइंड करना है, तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ए। तो यहाँ पे v जो है दैट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स इंटू वाई प्लस बाकी ये सब टर्म्स हैं प्लस दिस, तो इसका जो डायमेंशन होगा इसके v के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। सो ये तीन टर्म है, तीनों का अलग अलग डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए और सबका डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए प्लस समथिंग। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए, बेसिकली वी कैन राइट ए का डायमेंशन इज इक्वल टू dimension of v divided by dimension of xy. So v is basically joule per coulomb, so that is ml2 t minus 2 divided by charge, that is coulomb. So coulomb is I minus 1 t minus 1, right? Coulomb is it, so 1 by coulomb is I minus 1 t minus 1. So this is the dimension of v, and the dimension of x is L and y is L, so L2. Therefore dimension of A comes out to be m, L square gets cancelled, and t minus 3 and I minus 1, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए। सो दिस वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। बी के लिए बी पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वो क्या होता है, माइनस यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। सो दैट इज डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स, और ये x के साथ डिफ्रेंशिएट करने का मतलब यहाँ पे आई वेक्टर माइनस डेल वी बाई डेल y, जे वेक्टर y के साथ, माइनस डेल v डिवाइडेड बाय डेल z, डेल v बाय डेल z इज मल्टीप्लाइड बाय k। तो अगर x से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो वी गेट a माइनस, यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, माइनस ए, मैंने सबका माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे
जेड आएगा। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड वेक्टर आई, और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना तो x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड जे प्लस जेड के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करें तो y प्लस एक्स और x प्लस वाई के। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस a y प्लस जेड आई प्लस x प्लस जेड जे प्लस x प्लस वाई के के। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। राइट, अब थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है इफ A is 10 SI units, find the magnitude of the electric field at 1 meter, 1 meter, 1 meter। तो पार्ट सी में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एट E एट 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1 और जेड का भी वैल्यू 1। सो ये हो जाएगा, ए का वैल्यू है माइनस 10, तो ये हो जाएगा -10 और 1 प्लस 1, वाई इज 1, जेड इज ऑल्सो 1, तो 2i, यहाँ पे भी 2j और यहाँ पे भी 2k। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ E, the magnitude of E at 1, 1, 1, the magnitude will be equal to 10 multiplied by 2 square, 10 into 2 √3। इसका पूरा का मैग्नीट्यूड लगे तो 10 into 2 √3, तो ये हो जाएगा 20 √3 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 35 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁵ कूलम ईच are brought from infinity to within a separation of 10 centimeter. Find the increase in the electric potential energy during the process. तो बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर ब्रॉट टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इन्फिनिटी। यहाँ पे जो डेल्टा यू आ जाए, डेल्टा पीई आ जाएगा, डेल्टा पीई। सो डेल्टा पीई विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट 0.1 मीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी था उसको माइनस कर देंगे, जो 0.1 मीटर पे है। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, दैट इज 0.1 माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। तो डिवाइड बाय इन्फिनिटी करने से ये टर्म्स जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0, एंड कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू जो आ जाएगा 36 जूल आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट फिगर में जो इलेक्ट्रिक लाइंस, इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, दे आर बेसिकली दे आर सरफेसेस। सो ये वोल्ट यहाँ पे 10 वोल्ट है, दिस इज 10 वोल्ट सरफेस, दिस इज 20 वोल्ट सरफेस, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट एक्सेट्रा। तो इधर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। सो दिस साइड वी हैव हायर पोटेंशियल सरफेस, दिस साइड लोअर पोटेंशियल सरफेस। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विल बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेसेस। तो अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ
potential and difference of distance. So magnitude of E is equal to delta V divided by delta R, and delta V is between these two lines, delta V is 10 volt, 10 divided by delta R. Delta R is this distance is 10 centimeter, so 10 sine 30 degree. So 10 sine 30. So this is basically 2 Newton per Coulomb. This is the magnitude of electric field, and direction is perpendicular to these equipotential lines. तो ये जो एंगल हो जाएगा, this is 120 degree. So electric field is directed at 120 degree from the x-axis, and magnitude is 2 Newton per Coulomb for the figure A. For figure B, दूसरे वाले फिगर में क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, सेल्स हैं, बेसिकली स्फेरिकल सेल्स हैं. तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. तो इसका मतलब बेसिकली दे आर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड, रेडियली, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया. किसी भी पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. So this is the electric field at this point, and here this point, and so on. तो चूंकि spherical symmetry है, therefore we can say this was for A, this is for B. So यहाँ पे spherical symmetry है, spherical symmetry है. So E radially outward होगा. आउटवर्ड इसलिए होगा क्योंकि अंदर की तरफ पोटेंशियल ज़्यादा है, अब आउटर साइड में पोटेंशियल कम है. तो बेसिकली डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा, इनवर्ड डायरेक्टेड नहीं होगा. रेडियली आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है अगर स्फेरिकल सिमेट्री है तो, बट अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, बाहर पोटेंशियल कम है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा. अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बेसिकली. तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड है और स्फेरिकल सिमेट्री है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट E इज बेसिकली इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड है और स्फेरिकल सिमेट्री है, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा. इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, मतलब E इक्वल टू सी बाय आर स्क्वायर. सी इज सम कांस्टेंट. अब यहाँ पे इस कांस्टेंट का वैल्यू हमें फाइंड करना है. तो हमें पता है कि E जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर. सो यहाँ पे सी बाय आर स्क्वायर हम रखेंगे इंटू डी आर विल बी इक्वल टू माइनस डी वी. तो ये हो जाएगा सी बाय आर माइनस सी बाय आर इक्वल टू डेल्टा वी सॉरी माइनस डेल्टा वी. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा वी विल बी इक्वल टू सी बाय आर. ना हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज दिया हुआ है उसका यूज करेंगे. तो 30 और 20 का पोटेंशियल लेते हैं, या सॉरी 60 या 20 और 30 का पोटेंशियल लेते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, माइनस 30 हो जाएगा, 30 माइनस 60 विल बी इक्वल टू माइनस 30. और C डिवाइडेड बाय R, C कॉमन ले लेते हैं, और 1 बाय 20 दैट इज 0.2, so 0.2 मीटर माइनस 1 बाय 0.1 मीटर. तो ये हो जाएगा इक्वल टू C इंटू 5 माइनस 10, 5 माइनस 10. देयरफॉर C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 6. तो C का वैल्यू 6 आ गया. देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू
6 divided by r square. So this is the magnitude of E, and the direction is, as we discussed, radially outward direction. So this was the answer for second part. इस क्वेश्चन में दिया है द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम 2 Newton per coulomb exists in space in x direction. Taking the potential at the origin to be 0, write an expression for the potential at a general point x, y, z. यहाँ पे potential find करना है. Potential at origin is to be 0. तो पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं पहले. यहाँ पे हमें पता है कि dv जो है दैट इज गिवन एज माइनस ex dx, electric field in x direction multiplied by a small elemental change in distance, that is dx, minus ey dy minus ez dz. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में दैट इज 2 न्यूटन पर कूलम. सो इसे हम लिख सकते हैं 2 dx माइनस जीरो, ये दोनों जीरो है, ई वाई और ई जेड जीरो है. तो देयरफॉर हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा v, लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा v विल बी इक्वल टू माइनस 2x. और डेल्टा v क्या है? सेकेंड पॉइंट दैट इज a general point, that is v x y z minus v origin will be equal to minus 2x. और इसमें दिया हुआ है कि origin पे जो पोटेंशियल है दैट इज 0. therefore v x y z minus 0 is equal to minus 2x. therefore v x y z ये जो हो जाएगा minus 2x हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन पोटेंशियल का एट एनी जनरल पॉइंट. Now part B, at which points the potential is 25 volt. तो हमें निकालना है कि कहाँ पे पोटेंशियल 25 वोल्ट होगा. पार्ट बी में पोटेंशियल एट विच पॉइंट इज 25 वोल्ट. तो यहाँ पे अगर 25 वोल्ट रखेंगे, 25 इक्वल टू माइनस 2x, एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 12.5 मीटर. x इक्वल टू 12.5 मीटर. तो ये बेसिकली अगर x y और ये अगर z एक्सिस कंसीडर करें तो x इक्वल टू माइनस यहाँ पे होगा माइनस 12.5 मीटर. तो ये माइनस x डायरेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 12.5 मीटर हो जाएगा. सो ये पॉइंट के थ्रू जाने वाला कोई भी प्लेन, मतलब इस पॉइंट के थ्रू जाने वाला प्लेन जो कि एक्स वाई प्लेन में है, दैट विल बी वाई जेड प्लेन passing through this point will be the potential 25 volt. तो इसके इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे 25 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, राइट. सो दिस इज द आंसर. प्लेन पासिंग, यहाँ पे लिखेंगे वाई जेड प्लेन पासिंग थ्रू x इक्वल टू माइनस 12.5 मीटर. तो ये आंसर हो जाएगा पार्ट बी का, इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे. पार्ट सी जो है, पार्ट सी में पूछा हुआ है कि इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी 100 वोल्ट, ओरिजिन पे 100 वोल्ट है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट. तो इस टाइम पहले हमने जीरो लिया था ओरिजिन पे, अगर हम 100 वोल्ट लेते हैं तो यहाँ पे क्या आया था मेरा इक्वेशन, वी एक्स वाई जेड माइनस वी ओरिजिन इज इक्वल टू माइनस 2x. तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं वी एक्स कमा वाई कमा जेड इक्वल टू वी ओ वी ओरिजिन माइनस 2x, दैट इज 100 माइनस 2x. तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट. पार्ट डी में ये पूछ रहा है व्हाट विल द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इफ द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी 0. Is it practical to choose potential at infinity to be 0? तो पार्ट डी में देख लेते हैं कि पोटेंशियल अगर इन्फिनिटी लिया जाए तो
तो पोटेंशियल का जो इक्वेशन आया है दैट इज वी एक्स कमा वाई कमा जेड माइनस वी नॉट इक्वल टू -2x। तो इन्फिनिटी अगर रखेंगे यहाँ पे हम वी इन्फिनिटी कमा इन्फिनिटी माइनस वी ओरिजिन इज इक्वल टू -2x। देयरफॉर वी ओरिजिन हो जाएगा v infinity, that is infinity minus 2x, so that will be infinity। बेसिकली v origin पे क्या हो जाएगा, infinity हो जाएगा। तो infinity अगर पोटेंशियल ले लेते हैं हम, से दिस इज द ओरिजिन, और यहाँ पे अगर पोटेंशियल infinity ले लेते हैं तो उससे उसके आसपास कोई भी पॉइंट लें हम, कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे पॉइंट लें, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस समथिंग, इन्फिनिटी माइनस समथिंग एट दैट पॉइंट। तो बेसिकली ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उसके किसी भी फाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल इन्फिनिटी ही रहेगा। दैट इज दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा सब जगह, दैट इज इन्फिनिटी पोटेंशियल। तो इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁴ कूलम एंड मास ऑफ 10 ग्राम आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड। व्हाट वुड बी द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्ज। लार्ज का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। तो टोटल एनर्जी final will be equal to total energy initial energy equal to final energy। तो total energy at final, तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज ½ mv² प्लस जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब लार्ज डिस्टेंस है, तो ये जीरो हो जाएगा। देयर इज नो इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हो जाएगा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रेस्ट पे था तो ये जीरो था, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज k² डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यू वी फाइंड करना है यहाँ से। तो v हो जाएगा 2kq² डिवाइडेड बाय mr√। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, 2 × 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 0.1 × 10⁻⁻³ 0.1 × 10⁻³ kg, मास दिया हुआ 10 ग्राम, इंटू डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर, अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज दैट इज 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम। और कैलकुलेशन के बाद ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्पीड। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 चार्जेस आर अरेंज्ड on the vertices of an equilateral triangle as shown in figure, find the dipole moment of the combination। dipole moment of the combination फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि -q है, -q यहाँ पे 2q है। तो इस ये जो 2q है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक q और दूसरा +q, मतलब, और ये दूसरा +q। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये -q और +q एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा इसका, ये इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा qt इस डायरेक्शन में। और ये जो -q है ये दूसरा +q है, ये इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा qt। और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये qt जो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा इन बिटवीन देम, और ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री।
तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा P, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस P विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स QD। QD एक का डाइपोल मोमेंट है, मतलब दोनों का ही QD है, तो QD इंटू cos 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 QD √3/2, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स QD। ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ऑफ दिस सिस्टम। तो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P in the configuration shown in figure 29-E7 for D much greater than A, take 2QA equal to P। तो यहाँ पे तीन फिगर दिया हुआ है। तो फर्स्ट फिगर में बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल है Q, यहाँ से D डिस्टेंस पे पॉइंट P है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फॉर फर्स्ट पार्ट, for part A, the electric field E at P will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by D square. So this is the electric field at point P in case 1। B में यहाँ पे एक डाइपोल है -Q + Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A है, ये डाइपोल है। और इसके सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस D पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ई पी जो होता है, ई एट पॉइंट पी, दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught 2 times p divided by d q, डिस्टेंस q। सॉरी, यहाँ पे p ई एक्स 2 नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ p होता है फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट। 2 होता है फॉर एक्सियल पॉइंट। अगर एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट होता तो उस पर 2p होता है, यहाँ पे सिर्फ p होगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस dipole at this point which is directed in along this। अब पार्ट सी में ये डाइपोल है, और डाइपोल के सेंटर पे एक और चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव Q +Q चार्ज यहाँ पे सेंटर पे भी एक रखा हुआ है। तो ये दोनों के चलते, ये डाइपोल और ये इंडिविजुअल चार्ज, इसके चलते इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसा हमने देखा भी, डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, और हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है। तो मान लेते हैं ये E, इसको बोल देते हैं ड्यू टू डाइपोल, E ड्यू टू डाइपोल इस डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं ये ई क्यू। तो जो रिजल्टेंट होगा इसका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ई पी। तो ई पी जो है, ई पी ये वेक्टर सम हो जाएगा ई डी का और ई क्यू का, ये दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड है, बेसिकली मैग्नीट्यूड जो इसका हो जाएगा ई पी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा ई डी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ई क्यू का मैग्नीट्यूड स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे पार्ट सी में हम देखते हैं ई पी जो हो जाएगा बेसिकली ई डी डाइपोल के चलते। तो डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है 1 by 4 pi epsilon नॉट, और यहाँ पे P डिवाइडेड बाई डी क्यू इसका होल स्क्वायर, और प्लस जो इंडिविजुअल चार्ज है प्लस Q, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है। सो 1 by 4 pi epsilon नॉट Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट, और इसमें 1 by 4 pi epsilon नॉट
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो इनसाइड द स्क्वायर रूट ये क्या बच जाएगा, ये पूरा कॉमन आ गया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर है, डी क्यूब हमने कॉमन लिया है तो क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन फिगर 3। इस क्वेश्चन में दिया है टू पार्टिकल्स कैरिंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड हैविंग इक्वल मासेस m each are fixed at the ends of light rod of length a to form a dipole. The rod is clamped at an end and is placed in a uniform electric field E. ये एक एंड पे क्लैंप किया हुआ है and with the axis of the dipole along the electric field. The rod is slightly tilted and then released. Neglecting gravity, find the time period of small oscillations. तो हमारे पास एक रॉड है, पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, तो जो डाइपोल है बेसिकली सेम डायरेक्शन में है डाइपोल, और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज इस तरह से है, और यहाँ पे इस चार्ज पे इस एंड पे रॉड को क्लैंप किया गया है। तो ये बेसिकली रॉड जो है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा रॉड। तो अगर हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इस पोजीशन से, अगर डिस्प्लेस कर दिया, मान लेते हैं ये एंगल थीटा से डिस्प्लेस कर दिया, तो अब इस रॉड पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एक्चुअली पहले भी लग रहा था, तो दैट विल बी क्यू टाइम्स ई, ये फोर्स लगेगा यहाँ पे इस चार्ज पे, और ड्यू टू दिस फोर्स नाउ देयर विल बी अ टॉर्क। तो ये जो टॉर्क होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई इंटू ए साइन थीटा। ये लेंथ जो है इसका ए है, रॉड का लेंथ ए है, तो ए साइन थीटा ये हो जाएगा टॉर्क। और दिस टॉर्क विल प्रोवाइड एंगुलर एक्सेलरेशन। जब यहाँ से हम रिलीज कर देंगे इसको, तो ये इधर रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, तो ये इधर वापस आएगा। तो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे जो हाँ, यहाँ पे आई इंटू अल्फा जो होगा वो क्यू इंटू ई ए साइन थीटा, और जो आई होगा इस पॉइंट के अबाउट रॉड का, बेसिकली दो चार्जेस हैं, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे भी मास है m है, तो ये जो मास m है इसके चलते जो m मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज m a स्क्वायर इंटू अल्फा, so q into e into a into sine theta. So this is the expression for I alpha. So यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम ए इंटू साइन थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशंस दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग थीटा लिख सकते हैं, और थीटा हम देखेंगे कि जो अल्फा है बेसिकली अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा अल्फा, और थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अल्फा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ पे थीटा माइनस लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब अल्फा इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसका मतलब हुआ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करेगा, SHM में ऑसिलेट करेगा। देयरफॉर जो टाइम पीरियड होगा टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा इज बेसिकली दिस इज ओमेगा स्क्वायर क्यू ई डिवाइडेड बाय एम ए, तो ये हो जाएगा 2 पाई एंड एम ए डिवाइडेड बाय क्यू ई अंडर रूट। सो ये टाइम पीरियड आ जाएगा।